Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching Sani Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं, तो बड़े से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो है, आज जो रौनक जो है वो रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के ऊपर जो है वो बात करेंगे। नया प्रोटेस्ट मतलब इंडिया के अंदर अब कोई भी चीज मनवानी होती है तो मुझे लगता है कि एक ही हल वहां पे रह गया कि प्रोटेस्ट वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो किया जाता है। तो सजेस्टेड वीडियो है, देख लेते हैं। मुझे इसके बारे में जीरो नॉलेज है बिकॉज मैं 2-3 दिन से काफी ज्यादा बिजी थी और मैंने पहले से रिकॉर्डेड वीडियोस लगाई हुई थी। तो अभी आज मैं बैक टू वर्क हुई हूँ, तो खैर देखते हैं कौन सा नया प्रोटेस्ट है। इसके बारे में आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, देश में रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर की भीड़ तो आप लोगों ने देखी होगी। कई लोग इसे आरक्षण के खिलाफ मान रहे हैं तो कई लोग इसको एक पॉलिटिकल साजिश बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर इस टाइम भारी पुलिस फोर्स है। पूरी तरह से ये तैयारी की गई है कि सी जनता पार्टी के समय जो बवाल हुआ था वो अब जनरल क्लास न करे। लेकिन इस रिफॉर्म वाली बात ने एक और बहस छेड़ दी है। क्या है वो बहस, आइए समझते हैं। कि आरक्षण उनको मिले जो जिन्हें उसकी आवश्यकता है, जो गरीब हैं, और गरीबी जाति देखकर नहीं आती। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को हजारों लोगों और छात्रों ने रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन के बैनर तले एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। उनकी प्राइमरी मांग है कि सरकारी मदद, स्कॉलरशिप, कोचिंग और फीस की राहत जाति के बजाय इकोनॉमिकल बेसिस पर दी जाए। उनका मानना है कि फिलहाल जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था दशकों पुरानी हो चुकी है और अब इस बात का रिव्यू होना चाहिए कि क्या इसका बेनिफिट असल में जमीनी लेवल तक पहुंच रहा है या नहीं। एक डीएम साहब आरक्षण की आड़ में बन गए एक डीएम, फिर उनका बच्चा 18 साल के बाद होता है तो वो भी उसी कैटेगरी में आया था, फिर वो भी एसडीएम बनता है, फिर उसका बच्चा आता है, फिर वो कलेक्टर बनता है, फिर वो जज बनता है। ये तो सही मुद्दा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का नियम लागू किया जाए ताकि केवल असली जरूरतमंद लोगों को ही बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा एससी एसटी एक्ट का अपोज करते हुए इसे रद्द करने या इसमें बदलाव करने की मांग की ताकि किसी भी आदमी के खिलाफ इसका अब्यूज रोका जा सके। साथ ही यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की भी मांग हुई है क्योंकि उनका आरोप है कि ये रूल स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव और हेट्रेड पैदा करते हैं। प्रदर्शन में शामिल यूथ, किसानों और बाकी लोगों का लॉजिक था कि वो पूरी तरह से जरूरतमंदों को मिलने वाली हेल्प के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो सिस्टम में सुधार चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई आदमी आरक्षण का बेनिफिट उठाकर आईएएस, एसपी या बड़ा अधिकारी बन जाता है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना बंद होना चाहिए। उनका यह भी लॉजिक है कि जनरल क्लास के गरीब स्टूडेंट्स, विधवाओं को भी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई और नौकरी में मदद की दरकार होती है, लेकिन जातिगत आरक्षण के कारण वो पीछे रह जाते हैं। प्रोटेस्टर्स ने जोर देकर कहा कि हेल्प केवल उन तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें असल में इसकी जरूरत है और मेरिट को भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब इसी बात पर पूरा आंदोलन चल रहा है। अगर सरकार की नीति आरक्षण देकर गरीब शोषित वंचितों को मुख्य धारा में लाना है तो ये तय कौन करेगा कि मुख्य धारा में पीढ़ी दर पीढ़ी केवल उन्हीं लोगों को लाना है जिनको आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी थी और ऑर्गेनाइजर्स को रामलीला मैदान में 500 लोगों के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट करने की एनओसी दी गई थी। हालांकि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर ही डटे रहे और वहीं पर अपना स्टेज लगाया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने हाथों में भगवा झंडे और प्लकार्ड लिए थे। वहां सियावर रामचंद्र की जय के नारे भी लगाए गए और कई प्रोटेस्टर्स ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। बिना परमिशन भीड़ जुटने के कारण जंतर मंतर पर भारी बैरिकेडिंग की गई। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स और आईटीबीपी के जवानों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया। शाम करीब 7:30 बजे पुलिस और आरएफ ने जंतर मंतर खाली कराना शुरू किया। पुलिस ने वहां से हटने की अपील की और जब कुछ लोग नहीं माने तो उन्हें हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। फिलहाल इस बात पर अभी भी गुस्सा वैसा ही है। दोस्तों, रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर सरकारें घुटने टेक देती हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा क्या हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, ये हिस्ट्री से कनेक्टेड है। संविधान के चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लॉजिक इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड था। उन्होंने साफ बोला कि हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड क्लासेस को आगे ले जाने के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। उनका कहना था कि अगर लोग एक ही पॉइंट से शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो उन्हें टारगेट तक पहुंचने में समान सुविधाएं नहीं दी जा सकती। अम्बेडकर ने यह भी कहा कि आरक्षण खासकर नौकरियों में माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए होना चाहिए। उनका लॉजिक था कि अगर पोस्ट का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व कर दिया जाएगा तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का बेसिक प्रिंसिपल ही नष्ट हो जाएगा। अम्बेडकर के बाद इस कमेटी में सबसे बड़े जो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स पर बनी एडवाइजरी कमेटी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने धर्म के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कड़ा विरोध, क्योंकि ब्रिटिश काल में इसी नीति ने देश का पार्टीशन किया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वेरियस रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम, ईसाई, पारसियों को इस बात पर राजी किया कि वे अपने लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग छोड़ दें। पटेल और संविधान सभा ने केवल एससी और एसटी के लिए आरक्षण को सही माना क्योंकि उनका पिछड़ापन धार्मिक नहीं बल्कि गहरी सामाजिक छुआछूत और ज्योग्राफिक आइसोलेशन के कारण था। लेकिन सबसे दिलचस्प लॉजिक देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेहरू आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक नहीं थे,
लेकिन वे दबे कुचले वर्गों को ऊपर उठाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझते थे। उनका लॉजिक था कि हमें पिछड़े वर्गों को मदद देनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए जो लोगों को हमेशा पिछड़ा बने रहने के लिए मोटिवेट करे, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और नेशनल यूनिटी अफेक्ट हो सकती है। नेहरू के शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी तरह के आरक्षण को नापसंद करता हूं, खासकर सरकारी नौकरियों में। मैं हर उस कदम के सख्त खिलाफ हूं जो इनएफिशिएंसी और सेकेंड रेट स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देता हूं। मैं चाहता हूं कि देश हर मामले में अव्वल दर्जे का हो। जिस पल हम दोयम दर्जे की चीजों को बढ़ावा देंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। नेहरू का मानना था कि आरक्षण एक प्रकार की बैसाखी है जो समाज को परमानेंट बेसिस से मजबूत नहीं बनाती। उनके अनुसार पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने का एकमात्र सही तरीका उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना है। उन्होंने लिखा कि एजुकेशन तो बहुत मजबूत करने के लिए उन्हें फ्री बेसिक एजुकेशन, स्कॉलरशिप और टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए। एजुकेशन के अवसर देना ही असली मदद है। इसके अलावा बाकी सब बैसाखी की तरह है जो शरीर को कोई रियल स्ट्रेंथ नहीं देती। नेहरू खुद इकोनॉमिकल बेसिस पर रिजर्वेशन के सपोर्टर थे। नेहरू जातीय संप्रदाय के आधार पर स्पेशल प्रिविलेजेस देने की पुरानी आदत से बाहर निकलना चाहते थे। उन्होंने अपने एक लेटर में भी साफ लिखा कि नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस में भी यही तय हुआ है कि सरकार को जो भी मदद देनी चाहिए वो गरीबी के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। दोस्तों 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 के लैंडमार्क डिसीजन कोटा विद इन द कोटा या सब क्लासिफिकेशन और इधर भी कोटा होता है की दलीलों के हिसाब से बताया गया कि यह समस्या पैदा इसलिए होती है क्योंकि एससी और एसटी समुदाय पूरी तरह से एक समान क्लास नहीं है। एससी एसटी समुदायों के अंदर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक स्टेटस पर भारी अंतर मौजूद है। जब क्रीमी लेयर यानी क्लास के वे लोग जो पहले ही इकोनॉमिकली एंड सोशली प्रॉस्परस हो चुके हैं, उनको आरक्षण से बाहर जब तक नहीं किया जाता तो वो आरक्षण के मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स पर मोनोपोली कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में कमेंट किया था कि शहरी या एलीट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले संपन्न परिवारों के बच्चे आरक्षण का लाभ आसानी से उठा लेते हैं, जबकि गांव या कम सुविधाओं वाले स्कूलों में पढ़ने वाले उसी समुदाय के बच्चे उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते। चूंकि कोटे की ज्यादातर सीटें और नौकरियां क्लास का संपन्न तबका यानी क्रीमी लेयर ही ले लेता है, इसलिए उसी जाति के सबसे पिछड़े, गरीब और जरूरतमंद क्लास तक ये फायदा पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 6 जजों की मेजॉरिटी ने माना था कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी हासिल करने के लिए एससी एसटी आरक्षण में से क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा सच में जरूरत है। अब सवाल आता है कि आजादी के बाद से ही मिल रहे आरक्षण से कितने लोगों को फायदा हुआ, 70 सालों से मिल रहे आरक्षण का फायदा कितने लोगों तक पहुंचा और कैसे एक एलीट क्लब ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया। यह भारत के पॉलिसी डिस्कशन का एक अहम और बड़ा मुद्दा है। सरकारी आयोगों और हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जुड़े डेटा ये साफ बोलते हैं कि आरक्षण का फायदा हर क्लास तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। ओबीसी वर्ग में एलीट क्लब पर जस्टिस रोहिणी आयोग की एक रिपोर्ट इसको क्लैरिटी से बताती है। ओबीसी के अंदर आरक्षण के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को जांचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किया। इस आयोग के डेटा ने एलीट क्लब के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से साबित कर दिया। ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण के कोटे में से 97% नौकरियों और एकेडमिक सीट का फायदा केवल 25% ओबीसी जातियों ने उठाया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा यह कि ओबीसी आरक्षण का लगभग 24.95% लाभ केवल 10 स्पेसिफिक कम्युनिटीज यानी जातियों के पास गया। सेंट्रल लिस्ट में शामिल 2600 से ज्यादा ओबीसी जातियों में से 983 जातियों यानी लगभग 37% को नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जीरो रिप्रेजेंटेशन मिला। यह डेटा साफ दिखाता है कि ओबीसी के अंदर कुछ पावरफुल और संपन्न जातियों ने एक एलीट क्लब बना लिया, जबकि सैकड़ों बेहद पिछड़ी जातियां आज भी हाशिए पर हैं। अब जरा एससी एसटी पर बात करते हैं। एससी और एसटी मामले में भी स्थितियां कुछ ऐसी हैं। 2016 के सरकारी आंकड़े के अनुसार केंद्र सरकार की नौकरियों में एससी का रिप्रेजेंटेशन 17.49% यानी 15% कोटे से ज्यादा और एसटी का 8.47% यानी 7.5% कोटे से ज्यादा था। इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर आरक्षण ने इनकी भागीदारी तो बढ़ाई, लेकिन एससी एसटी के अंदर भी बहुत असमानता है। दोस्तों आज के यूथ के बीच एक बहुत बड़ा और वाजिब सवाल है कि उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। जब हम जनरल कैटेगरी के नजरिए से देखते हैं तो करंट रिजर्वेशन सिस्टम कई बार मेरिट के साथ सीधा अन्याय करती नजर आती है। कॉलेज एडमिशन जैसे डीयू, आईआईटी, नीट या सरकारी नौकरियों में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 95 से 99% स्कोर करने के बाद भी एक आध नंबर से सीट गंवा देते हैं। वहीं रिजर्व एक नंबर से भी काफी कम नंबरों पर मिल जाती है, जिससे जनरल स्टूडेंट्स की सालों की मेहनत जीरो हो जाती है। जब यूथ को लगता है कि सिस्टम में उनकी मेरिट की कोई वैल्यू नहीं और उन्हें सिर्फ एक खास जाति में पैदा होने की सजा मिल रही है, तो वह हताश होकर विदेशों का रुख करने लगते हैं। इससे देश के टैलेंट का नुकसान माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को ऐतिहासिक भेदभाव मिटाने के लिए रखा था, लेकिन आज की राजनीति में यह चुनाव जीतने और वोट बैंक पक्का करने का सबसे आसान शॉर्टकट बन गया। चुनाव आते ही सरकारें पॉलिटिकल दबाव में आकर उन जातियों को भी आरक्षण का लॉलीपॉप थमा देती हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली काफी संपन्न है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, गुजरात में पाटीदार आंदोलन। इससे सिस्टम पूरी तरह से पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है। भारत में आरक्षण की स्टेट और सेंट्रल की लिस्ट अलग अलग होती है। इस कारण एक ही जाति एक राज्य में पिछड़ी मान ली जाती है, जबकि दूसरे राज्य में वो सामान्य रहती है। राजस्थान में जाट समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। उन्हें राज्य सरकार में नौकरियों में आरक्षण मिलता है, लेकिन बॉर्डर पार करते हरियाणा में और सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। राजस्थान में मीना कम्युनिटी एसटी में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जाने पर उन्हें ये एसटी स्टेटस नहीं मिलता। निषाद और मल्ला कम्युनिटी के साथ भी यही हुआ है। यूपी की राजनीति में ये कम्युनिटी बहुत अहम है और करंटली इन्हें यूपी में ओबीसी वर्ग में रखा गया है। वहीं यूपी से सटे दिल्ली में मल्ला कम्युनिटी को एससी की लिस्ट में शामिल किया है।
अब सोचिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जातियां अलग अलग कैटेगरी में भले आती हूं, उसका बेनिफिट उन्हें भले मिलता हो, लेकिन इस देश के अंदर एक गरीब यूपी में भी गरीब है, एमपी में भी गरीब है, राजस्थान में भी गरीब है और हरियाणा में भी गरीब है, तो और उसकी उसकी गरीबी जाति छत्तीसगढ़ में भी उतनी है। ऐसे में क्या इकोनॉमिकल आरक्षण देकर रिजर्वेशन में रिफॉर्म करना ठीक नहीं है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर देना। इस मुद्दे पर आगे भी डिटेल में बात करेंगे। इस आंदोलन को क्या आपका समर्थन है या आपको लगता नहीं भैया जो कभी नहीं जाती उसे ही जाति कहते हैं? ये एक डायलॉग था बड़ा फेमस स्वदेश मूवी में। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? इस पूरे मैटर पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी। ओके गाइस, आप लोगों का इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है कि ये जाति का मसला जो है वो जाएगा कि नहीं जाएगा? बिकॉज जो कभी नहीं जाती वो जाती है, ठीक है। तो सही बात है, मतलब ऐसे रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट तो मुझे मुद्दे के ऊपर लग रहा है कि मतलब होना चाहिए ऐसे कि जो एलीट क्लासेस है सिर्फ वही मतलब अमीर से अमीर होती जाएंगी, दादा पोता मतलब सब जॉब्स लेंगे, सब अपनी आराम से लाइफ गुजारेंगे, लेकिन जो गरीब तबका है, नीची जाति का तबका है, मतलब जाति के ऊपर मैं बिलीव रखती नहीं हूँ, लेकिन बात करने के लिए ये चीजें जो है वो बोली जा रही है कि जो गरीब लोग हैं जिनको नीची जाति के बोला जाता है लेकिन वो होते नहीं है, मतलब एक होता है ना कि वो बेचारे गरीब होंगे, उनका क्या कसूर है। और फिर क्या होता है कि जब वो ज्यादा पढ़ लिख कर कुछ करते हैं, एक नंबर से भी रह जाते हैं, कभी जो उनकी जाति छोटी निकल आती है तब वो रह जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उनका भी पूरा हक है कि वो पढ़ लिख के अपनी अच्छी लाइफ गुजार सके। तो आपको क्या लगता है कि श्री जनता पार्टी जितना ये प्रोटेस्ट हो पाएगा या उतना इम्पैक्ट ये सरकार के ऊपर डाल पाएगा? रिजर्वेशन प्रोटेस्ट जो है वो उतना इम्पैक्ट जो है वो डाल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या इसके अगेंस्ट है, वो भी बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।